So students, we were studying about mutation in genetic codes due to some error. हमारा पिछला वीडियो आधा ही रह गया, तो अभी हम लोग वापस से tRNA से कंटिन्यू करते हैं। जो tRNA द अडेप्टर मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है कि वो बाइंड करता है विथ अमाइनो एसिड, एज अमाइनो एसिड डू नॉट हैव एनी स्पेशल कैपेसिटी टू रीड द कोडॉन, एज वेल एज tRNA ऑल्सो रीड द कोडॉन। और ये चीज़ बहुत ही बाद में पता चली। फिर उसके बाद हम लोग tRNA के बारे में बात कर रहे थे। तो जो क्लोफर लीफ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 डायमेंशनल है ऑफ tRNA, ओके, possesses an anticodon loop that has bases complementary to the codon. It is called anticodon. It shows amino acid acceptor and 3 end having unpaired CCA bases. CCA bases क्या है? Amino acid binding site to which amino acid binds, and for every amino acid there is specific tRNA. Clear? और ये जो इनिशिएटर tRNA है इज स्पेसिफिक फॉर मिथियोनाइन। यहाँ तक हम लोग ने पहले पढ़े थे। अब हम लोग को ये 3 चीज़ें पढ़नी है, 3 लाइन नीचे की। तो देर आर नो tRNAs फॉर स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी tRNA नहीं है। इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर द tRNA मॉलिक्यूल लुक्स लाइक इन्वर्टेड L। क्लियर स्टूडेंट्स? कि उल्टा एल जब इन्वर्टेड हो जाता है तो वैसा दिखता है। कौन दिखता है? tRNA मॉलिक्यूल दिखता है। कब दिखता है? जब उसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखते हैं तब। ओके, तो अब ये रहा अपना अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट, ये रहा ग्लूटामिक एसिड, देन ये है एंटीकोडॉन लूप, फिर ये इसके अंदर ये जो गोल में है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग। देखो कैसे होती है स्टूडेंट्स, दिस इज़ बेस पेयरिंग, एक दूसरे के साथ पेयर कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे कलर कोड्स भी है, GUCCAG, इस तरीके से mRNA के ऊपर ये जो कोड्स है ये होते हैं mRNA। फिर उसके ऊपर ये कोड है, तो ये जब पेयर करते हैं तो इसके अंदर पेयर करते हैं। ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग। और ये जो नीचे CCU है ये हो गया अपना एंटीकोडॉन। फिर ये एंटीकोडॉन लूप है। फिर 3 प्राइम और 5 प्राइम का जो एंड है वो बहुत ही अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स। ये अपना अडेप्टर मॉलिक्यूल है। ओके, tRNA को क्या बोलते हैं? अडेप्टर मॉलिक्यूल। देखो ये इन्वर्टेड L के शेप में दिख रहा है ना, ये है अडेप्टर मॉलिक्यूल। देन अब तक हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस जाएंगे, ट्रांसलेशन, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट है। ओके, देन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो तुम लोगों ने DNA रेप्लिकेशन के टाइम पे पढ़ लिया है। ओके, तो एक एक करके अभी अपन देखते हैं। आई होप तुम लोगों को ये पार्ट ईजी लगेगा। देन ट्रांसलेशन जो है इज़ द मैकेनिज्म इन विच कोड्स ऑफ mRNA are translated and specific amino acid in a sequence form a polypeptide on ribosome। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? ये तो अपना सिर्फ डेफिनेशन है। क्या है? एक मैकेनिज़्म है। ट्रांसलेशन क्या है? एक मैकेनिज़्म है। किसका मैकेनिज़्म है? इन विच कोड्स ऑफ mRNA के जो कोड है GUC, ये सब जो कोड है वो ट्रांसलेट हो रहे एंड स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है इन अ सीक्वेंस फॉर्म a polypeptide on ribosomes। Okay, all type of proteins are synthesized by the cell within itself, that is intracellularly। हर टाइप का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है सेल। ओके, एंड
कहाँ पे करता है वो? इंट्रासेलुलरली मतलब अपने सेल के अंदर की बात हो रही है अभी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? देन ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो देखते। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स अमाइनो एसिड, ये कलर डार्क हो गया, होल्ड अ मिनट स्टूडेंट्स। अमाइनो एसिड्स, mRNA, tRNA, ribosomes, ATP, Mg++, ions, enzymes, elongation, translocation and release factors। कितनी सारी चीज़ें हैं, वापस देखते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स अमाइनो एसिड, वो भी हमें पता चल गया कैसे बनता है। mRNA, tRNA, राइबोसोम्स, ये सब के साथ अभी हम लोग बहुत अच्छे से फ्री है विद द टर्म्स। ATP, ये हम लोग पहले भी पढ़े ATP के बारे में। फिर मैग्नीशियम आयंस, एंजाइम्स, इलोंगेशन, ट्रांसलोकेशन एंड रिलीज फैक्टर्स। क्लियर हो गया? देन स्टूडेंट्स, ये सारे जो आपके सामने हैं ये चार कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अमाइनो एसिड फॉर्म रॉ मटेरियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? About 20 different types of amino acid are known to form protein. These are available in the cytoplasm. ये पॉइंट हमारा क्लियर है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, DNA controls synthesis of protein having amino acid in specific sequence. ये पॉइंट भी क्लियर है अपना। This control is possible through transcription of mRNA, है ना। mRNA ही हेल्प करता है, DNA जो कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में जब पढ़े थे तब हम लोग mRNA के बारे में ही पढ़े हैं उधर। देन जेनेटिक कोड इज़ स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। अभी हम लोग ने पहले पढ़े थे ना कि जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक होता है फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। देन सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, RNA सर्व एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बिटवीन DNA एंड प्रोटीन। ओके, ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा हाईलाइट करो। जो RNA है इट सर्व एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बिटवीन DNA एंड प्रोटीन। बहुत बेसिक नॉलेज है, बट MCQ में ऐसा घुमा के पूछेगा कि तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? देन फोर्थ पॉइंट, राइबोसोम सर्व एज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करता है? इट सर्व एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। Each ribosome consists of large and small subunits. These subunits occurs separately in cytoplasm. Only during protein synthesis, these two subunits get associated together due to magnesium ion. Clear students? कि राइबोसोम का क्या रोल है? Ribosomes serve as a site for protein synthesis, and each ribosome consists of large and small subunits, and this subunit occurs separately in cytoplasm, and only during protein synthesis these two subunits get associated together. Okay, then अब ये वाला पार्ट भी देखते हैं। A ribosome has one binding site for mRNA and 3 binding site for tRNA. It is important students, आगे भी काम आएगा। राइबोसोम के पास एक बाइंडिंग साइट है mRNA के लिए और 3 बाइंडिंग साइट किसके लिए? tRNA के लिए। They are P site, that is peptide tRNA site, A site amino acyl tRNA site,
ई साइट, ई से एग्जिट साइट, कितने साइट है? वो 3 जो साइट है वो कौन कौन से है? पी साइट, ए साइट एंड ई साइट। ओके, पी साइट है पेप्टिड टीआरएनए साइट, ए साइट क्या है? एमिनो एसिलाइट टीआरएनए साइट, फिर ई साइट क्या है? एग्जिट साइट। ओनली फर्स्ट टीआरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली एंटर्स पी साइट ऑफ राइबोसोम्स। ओके, फिर उसके बाद इन यूकैरियोट्स, अब जब अपन यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो अ ग्रूव इज प्रेजेंट बिटवीन टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बीच में ग्रूव है। ग्रूव का मतलब एक खड्डा भी बोल सकते हैं अपन। इट प्रोटेक्ट द पॉलीपेप्टाइड चेन। वो क्या करता है? वो ग्रूव क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द पॉलीपेप्टाइड चेन from the action of cellular enzyme, okay, and also protect mRNA from the action of nucleases. Clear students? कि ये जो ग्रूव है, ये ग्रूव की वजह से क्या हो रहा है कि वो प्रोटेक्शन दे रहा है किस किस को? पॉलीपेप्टाइड चेन को, फ्रॉम द एक्शन ऑफ सेल्यूलर एंजाइम एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट mRNA फ्रॉम द साइट ऑफ न्यूक्लियोसिस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये अपने इंट्रोडक्शन था अभी ये पूरा। देन अभी अपन थर्ड साइट पढ़ेंगे। अब ये ट्रांसलेशन के बारे में जब अपन पढ़ रहे तो अपन इसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। तो मैकेनिज़्म जो है ट्रांसलेशन का, दैट इज़ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। याद रखना स्टूडेंट्स, दैट इज़ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके अंदर 3 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप्स है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, थर्ड है टर्मिनेशन। ये थोड़े से अपन के नोन स्टेप्स है। ओके, तो नाम से अपन को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होने वाला है। ओके, देन पहले अपन देखते हैं इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इनिशिएट कैसे हुई वो चेन, वो देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। एकदम ध्यान से सुनो, एकदम यूँ समझ में आ जाएगा। सब कुछ मैंने पहले समझा चुकी हूँ। ओके, देन activation of amino acid is essential before translation initiates। अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है जब ट्रांसलेशन को अगर आगे बढ़ाना है या स्टार्ट करना है तो, जिसके लिए फॉर विच ATP इज़ असेंशियल। ओके, अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड बहुत असेंशियल है फॉर ट्रांसलेशन है। और ट्रांसलेशन क्यों चाहिए? क्योंकि अभी हमें यहाँ पे ATP चाहिए। तो ATP के लिए ATP इज़ इनिशियल, ATP इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड फॉर दिस ट्रांसलेशन इनिशिएट करने के लिए एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट आता है अपना, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स मतलब अटैचेस टू द mRNA at 5 prime end। ओके, देन इनिशिएटर कोड जो कि क्या है? AUG इज़ प्रेजेंट ऑन mRNA which initiate the process of protein synthesis translation। देन इनिशिएटर tRNA जो है अपना, एक मिनट, हाँ, initiator tRNA binds with initiation code by its anticode through hydrogen bond. It carries activated amino acid methionine in eukaryotes और formulae methionine in prokaryotes। हमें तो ये चीज़ें पता है सब कुछ। वापस मैं एक बार ध्यान से समझाती हूँ, एक बार सुन लो।
क्योंकि मैंने इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में आपको बताई हूँ। स्मॉल यूनिट जो है राइबोसोम का वो अटैच करता है किससे, एमआरएनए के साथ एट 5 प्राइम एंड स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच कर रहा है एमआरएनए के साथ एट 5 प्राइम एंड इनिशिएटर कोडॉन जो है कौन सा है, एयूजी। एयूजी जो है वो प्रेजेंट है ऑन mRNA। क्लियर। फिर उसके बाद विच इनिशिएट, अब इधर ये AUG जो है वो इनिशिएट करेगा प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन बोल दो। फिर इनिशिएटर tRNA। अब जो tRNA है जो कि इनिशिएटर है वो क्या करेगा, बाइंड करेगा विथ इनिशिएशन कोड। कौन सा कोड है, AUG ऊपर पड़े ना, एंड बाइट्स एंटीकोडॉन UAC। AUG का एंटीकोडॉन क्या है, UAC। ओके, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था मैंने कि ये लोग जॉइंट ही होते हैं, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उनमें, क्या बन रहा है, OH ग्रुप बन रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। फिर इट कैरीज एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड मिथियोनिन in eukaryotes and formyl methionine in prokaryotes। फिर उसके बाद now the large subunit of ribosome joins with the smaller subunit। अब लार्ज जो सब यूनिट है राइबोसोम की वो जॉइन करती है विद द स्मॉलर सब यूनिट दैट रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन। क्लियर हुआ ये पॉइंट। फिर जो इनिशिएटर चार्ज tRNA जो tRNA चार्ज्ड है विथ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड मिथियोनाइन, किससे चार्ज्ड है, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड मिथियोनाइन से। इट ऑक्यूपाइजेज द P साइट ऑफ राइबोसोम एंड A साइट इज वैकेंट। कौन सा साइट ऑक्यूपाई कर रहा है वो, P साइट, और कौन सा वैकेंट है, A साइट। क्लियर। यहाँ ये था अपना इनिशिएशन, यहाँ पे जब वो उधर जाके ऑक्यूपाई कर रहा है अपना इनिशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। फिर उसके बाद आता है इलोंगेशन, जो कि थोड़ा सा इलोंगी है। फिर अब बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड आर एडेड 1 by 1 to फर्स्ट अमाइनो एसिड। फिर एक के बाद एक वो ऐड होते जाएगा। अमाइनो एसिड इज एक्टिवेटेड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम ATP मॉलिक्यूल। अमाइनो एसिड एक्टिवेट कैसे हुआ, बाय यूजिंग ATP मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद दिस अमाइनो एसिड बाइंड्स विथ अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट ऑफ tRNA। क्लियर। देन this results in formation of tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जब वो बाइंड हो गया अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट के साथ, कौन सा है, tRNA, तो क्या रिजल्ट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स का। ओके, देन एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड अकर्स इन 3 स्टेप साइकिल्स। अब ये 3 स्टेप साइकिल्स कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है कोडॉन रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, अमाइनो एसाइल tRNA मॉलिक्यूल जो है इट एंटर्स द राइबोसोम एट A साइट। राइबोसोम में एंटर हो रहा है, कौन से साइट पे, A साइट पे। देन एंटीकोडॉन बाइंड्स विद द कोडॉन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। देन amino acid on the first initiator tRNA at P site। कहाँ पे है वो, P साइट पे है। और अमाइनो एसिड ऑन tRNA एट A साइट। P साइट और A साइट की बात कर रहे हैं हम लोग। जॉइन बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। कैसे जॉइन हो रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से। Here enzyme ribozyme act as a catalyst, underlying this, and at this time first tRNA at P site is kicked off। Clear।
देन आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है देखते हैं। जो अब tRNA एट ए साइट है कैरिंग अ डाइपेप्टाइड एट ए साइट मूव्स टू द पी साइट। अब ये ए साइट का जो tRNA है जिसके पास डाइपेप्टाइड है जो ए साइट पे है वो मूव करता है टू द पी साइट। और जब ये मूव करता है तो इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड इन ट्रांसलोकेशन both the subunits of ribosome move along in relation to tRNA and mRNA। इतना समझा। Hence tRNA carrying peptide dipeptide now gets positioned at P site of ribosome। अब वो कहाँ आ गया, P site पे आ गया, making A site vacant। Clear? And at this site then next charged tRNA molecule carrying amino acid will be received during this process। First uncharged tRNA is discharged from E site। Clear students? कि अब जब P साइट राइबोसोम का हो गया और A साइट वेकेंट हो गया तब अब इधर आएगा next charged tRNA molecule carrying amino acid, and this process is repeated as amino acids are added to polypeptide। Clear? And it takes less than 0.1 second for formation of peptide bond। इस चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिए भी और क्वेश्चन भी बन सकता है कि कितना टाइम लगता है। It takes less than 0.1 second for formation of polypeptide bond। Clear? Third charged tRNA जो है with its amino acid arrive at A site of ribosome। अब कहाँ आ गया वो, A site पे आ गया। Then anticodon and codon bind by hydrogen bond। पहले पढ़े थे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड हो रहे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पॉलीपेप्टाइड अब फॉर्म हो गया। ओके, देन सेकेंड tRNA इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम P साइट टू E साइट एंड नाउ लीव्स द राइबोसोम। अब जब वो राइबोसोम को लीव कर रही है यहाँ पे, अब देखो क्या होता है। सो द इवेंट्स लाइक अराइवल ऑफ tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स, formation of peptide bond, ribosomal translocation and removal of tRNA are repeated। As ribosome move over the mRNA, all the codes on mRNA are exposed one by one for translation। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? कितने सारे उसमें स्टेप्स थे वो देखो। इवेंट थे अराइवल ऑफ tRNA अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिक बॉन्ड, राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन, रिमूवल ऑफ वेरियस tRNA। अब ये सब रिपीट हुए और जब राइबोसोम मूव हुआ टू द mRNA, all the codons on mRNA are exposed one by one for translocation। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये था अपना इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब आता है टर्मिनेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है और रिलीज हो रहा है, बहुत इजी है ये वाला। एट द एंड ऑफ mRNA देर इज़ अ स्टॉप कोडॉन, UAA, UAG, UGA, ये सब सारे क्या है, स्टॉप कोडॉन है, पहले पढ़े हैं हमने। it is exposed at the A site। क्लियर? A site पे एक्सपोज हो रहा है। It is not read and joined by anticodon of any tRNA। क्लियर? कोई भी एंटीकोडॉन के साथ वो ना ही रीड हो रहा है ना ही तो जॉइन हो रहा है। The release factor bind to the stop codon, thereby terminating the translation process। The polypeptide is now released in the cytoplasm। अब कहाँ आ गया पॉलीपेप्टाइड अपना,
साइटोप्लाज्म में the two subunits of ribosome dissociates and last tRNA is set free in the cytoplasm. अब जो दो सब यूनिट थे राइबोसोम में वो डिसोशिएट हो गए, मतलब रिलीज हो गए, और जो लास्ट tRNA बचा था it is free in the cytoplasm. Now mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred as untranslated region UTR, and these UTRs are present at both 5 prime and कहाँ पे होता है 5 प्राइम एंड पे होता है बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड 3 एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन. They are required for efficient translation process. अब finally mRNA is also released in the cytoplasm. It gets denatured by nucleosis immediately. Hence mRNA is short-lived. समझा? Termination process, elongation process as well as initiation process. एक के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है. देन ये है अपना, ये अब यहाँ पे अपना ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस का डायग्राम है जो अभी अपन पढ़ के आए, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन. तो देखो फर्स्ट वाले में है अपना इनिशिएशन, दिख रहा ना नीचे लिखा है. तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज सब यूनिट जो थे राइबोसोम का वो है, देखो ई साइट, पी साइट और ए साइट्स देखो कितने अच्छे से विजिबल है इस डायग्राम में. ई साइट, ए साइट, पी साइट, बीच में है ना पी साइट. फिर ये mRNA, ये है, ये इनिशिएटर tRNA ऊपर होता है, mRNA का पोजीशन, tRNA का पोजीशन देखो. स्मॉलर सब यूनिट है, ये जो है क्या है, ये राइबोसोम्स है. ओके, और ये ऊपर क्या है, लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का, नीचे है स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की. ये इधर ही अपना ये हो गया अपना इनिशिएशन. फिर सेकंड था अपना कौन सा, इलोंगेशन. इलोंगेशन में क्या होता है, ई साइड, ए साइड होता है और पेप्टिक लिंक्स होते हैं. और अपन ने फिर ए साइड का पोजीशन देखो, ये इस तरीके से सेकंड वाले में अपना इलोंगेशन दिखाया है. फिर लास्ट वाले में फाइनली mRNA जब रिलीज़ होता है तो इसका इमेज देखो. पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ है, ए साइट, लास्ट tRNA, फिर ये जो रिलीज्ड mRNA है वो सब देखो, और नीचे जो था, नीचे क्या था, राइबोसोम, वो भी देखो. तो ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो ये डायग्राम भी बना के आना पड़ता है. ओके, कुछ ज़्यादा ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ साइट होनी चाहिए और जो राइबोसोम है उसको मार्क होना चाहिए, mRNA tRNA मार्क होना चाहिए, एंड देन पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनाते हैं ना हम लोग लास्ट में, ये वाली चेन है ना पॉलीपेप्टाइड चेन, ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. एंड फिर ये रिलीज्ड mRNA ये दिखना चाहिए. तो ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है. देन फिर अपन लोग एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. कि अब ये जो जीन एक्सप्रेशन है इसके बारे में अपन लोग कैसे ये जो रेगुलेशन है अपना जीन एक्सप्रेशन का, ये क्या होता है, कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ये अपन लोग पढ़ते चलो. तो इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस by which a gene is regulated and its product is synthesized. Clear? Thus, gene expression result in the formation of a polypeptide. Gene expression process is regulated at different levels. Okay? उसके जो प्रोसेस है उसके डिफरेंट लेवल्स है. इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कैन बी एट डिफरेंट लेवल. लाइक कैसे जीन को कंट्रोल करते, ओके, ये चीज़ है इसमें कि जीन कैसे रेगुलेट होती है
वो चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यूकैरियोट्स में मतलब हमारी बॉडी में अलग अलग लेवल्स हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, क्लियर। देन सेकंड है प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लिसिंग, स्प्लिसिंग के बारे में पहले पढ़े हैं। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, mRNA का ट्रांसपोर्ट हो रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। फिर ट्रांसलेशन लेवल, तो ये था अपनी यूकैरियोट्स में लेवल। फिर उसके बाद जीन ऑफ अ सेल, एक जीन जो है सेल की, इट इज़ आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, a gene beta galactosidase is synthesized by E. coli. It is used for hydrolysis of lactose into galactose and glucose. ये देखो, इसका अपना E. coli के बारे में भी अपन बात कर रहे हो, कि प्रोकैरियोटिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, लैक्टोज है, उसको beta galactoside and in presence of beta galactosides and H2O galactose प्लस ग्लूकोज बनता है, हाइड्रोलाइज हो रहा है मतलब बन रहा है, ओके। फिर इफ़ ई कोलाई बैक्टीरिया डज नॉट हैव लैक्टोज इन द सराउंडिंग मीडियम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर उसके पास लैक्टोज नहीं होगा तो क्या होगा, देन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड, तो ये जो एंजाइम है वो सिंथेसाइज ही नहीं होगा ना। सो इट इज़ द मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन that regulate expression of genes, clear। Then the development and differentiation of embryo into an adult organism is also a result of a coordinated regulation or expression, इतना समझा, ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन, कि जो डेवलपमेंट हो रहा है या फिर डिफ्रेंशिएशन मतलब ग्रोथ हो रहा है जो एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो से अडल्ट में जो ग्रोथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हो रहा है, किसमें, रेगुलेशन हो रहा है और एक्सप्रेशन हो रहा है सही तरीके से, सही कैरेक्टर से, सही ट्रेट के साथ, जीन्स से, ओके। ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्यों ग्रोथ ही क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीन का सही तरीके से रेगुलेशन होगा तो ही हम लोग जो एम्ब्रियो से अडल्ट बने तो हमारा अच्छी तरीके से ग्रोथ हो पाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। इसीलिए ये रेगुलेशन पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद थोड़े और एक पॉइंट्स है, ये भी देख लेते हैं। नाउ वन हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड नो द मैकेनिज्म by which the organism regulate gene expression in response to changes in the environment। इतना समझा कि एक इंसान को समझ में आनी चाहिए कि उसको कैसे मैकेनिज़्म को रेगुलेट करना है ताकि वो जो इन्वायरमेंट के चेंजेस है उनके साथ अडेप्ट कर सके खुद को। इफ़ सो, whether single mechanism exists for a regulation of the expression of different gene or sets of gene or different gene are regulated by different mechanism, different genes are regulated by different mechanism। Certain bacteria like E. coli adapt to their chemical environment by synthesizing certain enzyme depending upon the substrate present। इतना समझा कि ई कोलाई कैसे अडेप्ट करता है टू दियर केमिकल इन्वायरमेंट बाय सिंथेसाइजिंग सर्टन एंजाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट, या जो उनके अंदर प्रेजेंट है। सच एडेप्टिव एंजाइम इज कॉल्ड इंड्यूसिबल एंजाइम, ओके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इंड्यूसिबल एंजाइम करके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ इंड्यूसिबल एंजाइम। अ सेट ऑफ जीन विल बी स्विच्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नेसेसिटी टू मेटाबोलाइज अ न्यू सबस्ट्रेट। A set of gene will be switched on,
अगर एक ऐसा सेट ऑफ जीन है जो कि सिर्फ स्विच ऑन हुआ है, कब? जब नेसेसिटी है टू मेटाबोलाइज अ न्यू सबस्ट्रेट. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंडक्शन. Clear? And a small molecule responsible for this is called inducer and it is a positive control. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये पॉजिटिव कंट्रोल है. इट इज़ पॉजिटिव. ये कोई भी हार्मफुल या डिजीज्ड क्वालिटी नहीं है, ये नॉर्मल है. इंडक्शन, इंड्यूसर, इंड्यूसिबल, ये सारे नॉर्मल फिनोमिना है. एंड ये सारे फिनोमिना के बारे में पढ़ना इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छे से समझ गया तो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इंड्यूसिबल, देन इंडक्शन, देन इंड्यूसर. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अपना रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन भी ख़त्म होता है. थैंक यू स्टूडेंट्स. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. वॉच ऑल द वीडियोज़ एंड स्टडी वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.